हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एमसीक्यू क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। दिल्ली सल्तनत की थ्योरी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मुग़ल भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप चाहें तो थ्योरी भी देख सकते हैं और यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, तो दोनों देखेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का पहला प्रश्न है, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद, ऑप्शन बी अबू अब्दुल्ला, ऑप्शन सी अली गुरसास्प या इनमें से कोई नहीं। तो अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जो अली गुरसास्प है ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम था बचपन का, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुवर्ण के नीचे यानी 4 वर्ण होते थे, तो जो जातियाँ चारों वर्णों में नहीं आती थी उनको अंत्यज कहा गया। तो अंत्यज में कौन कौन से लोग शामिल होते थे? ऑप्शन ए है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया या ढाल बनाने वाले। ऑप्शन बी है नाविक, मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, व्याह, जुलाहा, ये सब। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है ना तो ए ना तो बी। तो अंत्यज में कौन कौन सी जाति आती थी? सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों, यानी कि ए भी सही है बी भी सही है। तो इसमें कौन कौन आते थे अंत्यज में? अलबरूनी कहता है अंत्यज में धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, जुलाहे, ब्याद सब आते थे। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? यानी कौन सी किताब है, कौन सा ग्रंथ है जिसको 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है? ऑप्शन ए किताबुल हिंद, ऑप्शन बी रहला, ऑप्शन सी तारीख यामनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। इसको अलबरूनी ने लिखा है और इसको भारत का दर्पण कहते हैं। रहला भी एक किताब है, एक ग्रंथ है जिसको इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तारीख यामनी भी उतबी ने लिखा है, उतबी, और ये भी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। सॉरी, ये भारत आया नहीं था, ये गजनी में ही था, लेकिन इसने भारत के बारे में वर्णन किया है। तो उतबी जो था भारत नहीं आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह हिंद का युद्ध जो 1008 और 9 ईस्वी में हुआ किनके किनके बीच लड़ा गया था? ये मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जा कर के पढ़ लीजिए। महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच, ऑप्शन बी महमूद गजनबी और जयपाल के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। अब इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच ये युद्ध हुआ था, वह हिंद का युद्ध। इसी को छाछ का युद्ध कहते हैं, छाछ का युद्ध इसी को कहते हैं। 1008 ईस्वी में हुआ। आनंदपाल ये शाही वंश का शासक था और दूसरी तरफ था महमूद गजनबी। तो इसमें महमूद गजनबी जीत जाता है और आनंदपाल पराजित हो जाता है। इसी आनंदपाल का पिताजी था जयपाल। ठीक है, तो जब जयपाल आत्महत्या कर लेता है, महमूद गजनबी पहले जयपाल को हराता है, फिर जयपाल आत्महत्या कर लेता है अपमानित महसूस करते हुए। फिर आनंदपाल शासक बनता है और आनंदपाल को वह हिंद के युद्ध में महमूद गजनबी हराता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। वैसे ऑप्शन ए सही है, लेकिन मैं आपको तीनों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान जीतता है, और तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ और मोहम्मद गौरी जीत लेता है। फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ और मोहम्मद गौरी जीतता है। तो ये इतना याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी, यानी परमानेंट सेना रखी थी? वो कौन सा सुल्तान था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक।
तो ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का संस्थापक था और याद रखिएगा खिलजी वंश का संस्थापक था। 1296 से लेकर 1316 तक ये शासक रहा था खिलजी वंश का, और इसी ने स्थायी सेनानी परमानेंट सेना की व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो धर्म को राजनीति से अलग रखता है। इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो ये गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, और इसने अरबी प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया। बलबन की बात करें तो बलबन स्वयं को जिल्ले इलाही कहता था, यानी ईश्वर की प्रतिछाया और नियाबत खुदाई कहता था। बलबन ने लौह और रक्त की नीति लागू की। सिजदा और पैबोस भी बलबन ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तुगलक वंश का संस्थापक था और इसने बहुत सारी योजनाएं लागू की थी, लेकिन इसकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाई। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग की स्थापना भी करता है, ये भी याद रखिएगा। और ये मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान यही था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना कौन कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। कथन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम तय कर दिया, यानी नियत कर दिए, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सभी वस्तुओं के अनाजों के दाम तय कर दिए थे, ये सही है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी सही है। तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ये भी सही है। आधे तक मतलब 50%। आधा का मतलब क्या होता है, 50% टैक्स लिया जाता था, तो तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी सही, यानी 1 2 सही है और 1 3 सभी सही हैं, 1 2 3 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन सी खिज्र खां सैयद, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा सुल्तान ऐसा था जिसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया, यानी जिसने अपने ऊपर मिर्जा शाहरुख को रखा। कहने का मतलब जो मिर्जा शाहरुख के अधीन शासन किया तो वो खिज्र खां था। खिज्र खां अपने ऊपर किसको रखता है, मिर्जा शाहरुख को, यानी मिर्जा शाहरुख के अधीन रहते हुए शासन करता है। और मिर्जा शाहरुख कौन था, ये तैमूरी शासक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी शम्स सिराज, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी है जो गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। सिकंदर लोदी जो है यही आगरा की स्थापना करता है और आगरा को राजधानी बनाता है। ये लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का एक शासक था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, यानी हमको गलत कथन चुनना है। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, तो ये तो सही है। ऑप्शन ए जो है ये सही है, क्योंकि रजिया को उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनाया था, क्योंकि इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे। लेकिन हमसे पूछ रहा गलत कौन सा है, तो पहला तो सही है। बी है 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। 1236 में जनता के द्वारा, जनता ने रजिया को सुल्तान बनाया था, ये भी सही है। सी है उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ए ममालिकात के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। डी है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता से प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये गलत है। क्योंकि तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को इसने सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ये तो इसके विरोधी थे।
तो इनको सुदृढ़ करने की कोशिश वो करेगी ही नहीं, तो यही गलत है। तो आज ही इतना रखते हैं हम लोग, और ऐसे ही हम लोग 8-10 क्वेश्चन डेली करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।